प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी हुई तो मात्र 4-5 लोग ही गाड़ी से उतरे। सरदार कुलवंत सिंह ने गाड़ी से उतरकर दाएं बाएं देखा। प्लेटफॉर्म पर कुछ ही लोग इधर उधर घूम रहे थे। उसने देखा प्लेटफॉर्म पर भरे मिट्टी के बोरों के पीछे जवान स्टेंगन लिए तैनात थे। कुछ जवान कंधों में स्टेंगन लिए गश्त लगा रहे थे। लोगों से ज्यादा उसे जवान ही नजर आ रहे थे। उसे लगा जैसे वह प्लेटफॉर्म पर ना होकर बॉर्डर में आ गया हो। सरदार कुलवंत सिंह ने गहरी सांस ली और अपनी पेंट को कमर से ऊपर पेट तक खींच लिया। फिर अपने दोनों हाथों से पगड़ी ठीक की, सीसे दाढ़ी को संवारा और बैग उठाकर चल दिया। जैसे ही प्लेटफॉर्म के दरवाजे के पास पहुंचा कि एक जवान ने कहा, जी अपनी अटैची खोलकर एक बार दिखा दीजिए। सरदार कुलवंत सिंह ने तुरंत अपनी अटैची नीचे रखी और अटैची को खोलकर जवान के सामने रख दिया। जवान ने अटैची के अंदर रखे कपड़े को उठाकर अटैची के नीचे की तह को देखा और कहा, सिर्फ कपड़े ही है ना? जी साहब। एक बार फिर जवान ने कपड़े उठाकर देखा, बस 3 सेट कपड़े, एक हल्की चादर, एक तौलिया के सिवा कुछ नहीं था। एक टिफिन बॉक्स था। घर से चलने के पहले कुलवंत की पत्नी ने रास्ते के लिए रोटी और भरवा करेले दिए थे। जवान ने टिफिन बॉक्स खोलकर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही टिफिन बॉक्स खोला तो उसमें से सड़ी सी बदबू आ निकली। जवान ने कहा, बंद कर ले, टिफिन पता नहीं कब से यूं ही रखा है, धोया तक नहीं। जवान ने उसे जाने दिया। कुलवंत सिंह प्लेटफॉर्म से बाहर आकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। प्लेटफॉर्म के बाहर भी कई जवान चक्कर लगा रहे थे। कुलवंत सिंह बस स्टॉप पर आकर बस में बैठ गया। करीब आधे घंटे के भीतर बस में सवारी भर गई। जैसे ही बस स्टार्ट हुई कि कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, जिनके पास खुले पैसे हैं वे बैठे रहें, जिनके पास नहीं है वो उतर जाएं। कुलवंत ने पास बैठे नौजवान से पूछा, 10 का खुला होगा? देखता हूँ, जो मिल गए तो ठीक है। उसने अपने पेंट के पॉकेट से पर्स निकाला और उसमें से 5-5 के 2 नोट निकाल कर दे दिए। खुले पैसे मिलते ही कुलवंत की जान में जान आई। बस चल पड़ी। कुलवंत खुश हो गया। कुलवंत ने उस नौजवान लड़के से पूछा, बेटा कौन सा गांव पड़ता है? सुंदरपुर। मैं भी तुम्हारे पास के गांव जा रहा हूँ। अच्छा जी। बेटा तुम क्या करते हो? बस अभी 12वीं की परीक्षा दी है, आगे की पढ़ाई दिल्ली जाकर करूँगा। क्यों, पंजाब अच्छा नहीं लगता? नहीं, पापा कहते हैं पंजाब अभी सेफ नहीं है। कुलवंत ने गहरी सांस ली। खिड़की का शीशा जरा सा और खोल दिया। बस खेतों खलियानों वालियों के बीच की पक्की सड़क से चलती जा रही थी। सड़क पर कई जगह मिट्टी के बोरों के पीछे जवान स्टेंगन लिए तैनात थे। अचानक जंगल से गुजरते समय बस रुक गई। बस में बैठे कुछ लोगों ने पूछा, बस क्यों रुक गई? कंडक्टर ने कहा, चुप करो। बस में एक युवा चढ़ा। 6 फुट लंबा कद, दुबली पतली देह। उसने सफेद पंजाबी कुर्ता पजामा पहन रखा था। चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी। उसने सिर पर नीला पट्टा तथा कंधे में एक स्टेंगन टांग रखी थी। बस में बैठे सभी यात्रियों को उसने बड़े तेवर से कहा, जितने भी नौजवान बस में बैठे हैं वह बस से उतर जाएं। बस में बैठे सभी लोगों के डर से पसीने छूटने लगे। सभी नौजवान लड़के एक एक कर बस से उतरने लगे। कुलवंत के पास बैठा लड़का भी अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। कुलवंत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बैठा रह बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर मैं बस से नहीं उतरा तो उनको मेरे ऊपर शक हो जाएगा, मैं बेवजह मारा जाऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। सारे नौजवान लड़के बस से उतर गए। वो युवा आतंकवादी बस में दोबारा चढ़ा और बस के चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर उतर गया। कुलवंत को अपने नौजवान बेटे की याद आ गई। वह भी कुलवंत के साथ गांव आना चाह रहा था। पापा, मैं भी आपके साथ गांव चलता हूँ। कुलवंत की पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं होगा। अगर मेरा जाना ठीक नहीं तो क्या पापा का जाना ठीक रहेगा? मैं तो तुम्हारे पापा से भी कह रही हूँ, मत जाइए। नौकरी के बहुत अवसर आएंगे, मौके बार बार नहीं आते। बस मैं काम करवा कर जल्द लौट आऊंगा। ठीक है, आप अकेले ही जाइए, बेटे को मत लेकर जाइए। फिर कुलवंत ने बेटे को समझा दिया था। बस के नीचे 6-7 आतंकवादी बंदूकों से लेस खड़े थे। वो ही एक एक कर लड़कों का चेहरा देखते उन्हें बस में चढ़ने का इशारा कर देते। जैसे ही वह लड़के को बैठने का इशारा करता, लड़का हड़बड़ा कर बस में चढ़कर बैठ जाता था। आखिरकार कुलवंत के सामने बैठा लड़का भी चढ़ गया। उसे देखते ही कुलवंत के चेहरे में रौनक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसा उसका अपना बेटा बिछड़कर चला गया था। बस फिर से चल पड़ी। कुलवंत ने पूछा, वह क्या चाह रहे थे? चाहत तो बहुत बड़ी है, उन्हें अपना खालिस्तान चाहिए, मगर फिलहाल वे किसी की तलाश में थे। कुलवंत सिंह ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा और सरका दिया। खेत, मैदान, मजदूर सब कुलवंत की नजरों के सामने से पीछे भागते जा रहे थे।
कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक एक जगह बस रुक गई। एक पुलिस का सिपाही कंधे में स्टेनगन टांगे हुए बस में चढ़ गया। वो बस के खाने में रखे बैग अटैची को सरका कर देखने लगा। फिर उसने सीट के नीचे देखना शुरू कर दिया। जैसे ही कुलवंत के सामने वाली सीट के नीचे देखने के लिए कुलवंत के पैर को थोड़ा हिलाया कि उसकी नींद खुल गई। उसने झट अपना पैर ऊपर उठा लिया। सिपाही वहां से आगे चला गया और जांच पड़ताल करने के बाद बस से नीचे उतर गया। बस चल पड़ी। कुलवंत ने कहा, अब ये क्या ढूंढने आया था? ना जाने कितनी जगह इसी तरह नाकाबंदी होती है और बैग थैला की चेकिंग होती है। हर बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि आखिर अपने राज्य में किसी आतंकवादी से कम नहीं है हम, जहां हर मोड़ पर सफाई देने के बाद ही हमें जाने दिया जाता है। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा वक्त भी आएगा। कभी मैं भी अपना पंजाब, अपना गांव छोड़कर परदेश गया था, मगर तब ऐसा पंजाब नहीं था जो आज देख रहा हूँ। सोचते सोचते कुलवंत यादों के भंवर में गोते लगाता बहुत पीछे चला जाता है। ऐसे दिन थे जब गांव में चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। सभी मित्रों ने 8वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन दिनों 8वीं बोर्ड की परीक्षा होती थी। हम सभी सुबह उठकर दौड़ लगाया करते, दंड बैठक पेला करते थे। सबके शरीर गठीले हुआ करते थे। घी की रोटी की चिवड़ी तथा गिलास भर दूध पिया करते थे। सभी केवल सिख रेजिमेंट में भर्ती होना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते थे। सभी दोस्त खेत में जी तोड़ मेहनत किया करते थे। खेत पर ही घर से लस्सी तैयार होकर आ जाती थी। फिर सभी दोस्तों के साथ हम लोग पानी के बम्मी में नहाया करते थे। नहाते वक्त खूब हुड़दंग मचाया करते थे। कभी किसी की शादी ब्याह आ जाती तो रात भर ढोल के साथ भंगड़ा किया करते थे। पूरा का पूरा गांव नाचा करता था। अचानक बस रुक गई। बस के कंडक्टर ने आवाज लगाई, मेरे गांव वाले उतर जाएं। कुलवंत को अचानक से होश आया। हाँ जी, बस रोक लो। कंडक्टर ने कुलवंत से कहा, पहले सोए हुए थे क्या? बस रोक लो जी, कंडक्टर ने बस के ड्राइवर से कहा। शाम के अभी 6 बज रहे थे, मगर सड़क के पास कोई नजर नहीं आया, न ही कोई रिक्शे वाला ही नजर आया। तो वह पैदल ही खेतों की पगडंडी वाली राह पकड़ ली। गांव पहुंचते पहुंचते हल्का अंधेरा और बढ़ गया। गांव में जैसे सन्नाटा फैला हो। अपने भैया के घर के पास पहुंचकर उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज आई, हाँ कौन? पाजी मैं कुलवंत। फट से दरवाजा खुल गया। अरे कुलवंत तू अचानक ही आ गए, घर में सब खैरियत है? उसने दोबारा दरवाजा जल्द बंद कर दिया। हाँ सब ठीक है। गांव में अंधेरा होते ही सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं। कोई पुलिस वाला तो रास्ते में नहीं रोका तुम्हें? नहीं, मैं खेतों के बीचों बीच आया हूँ। यहाँ तो दिन के उजाले में भी लोग सुरक्षित नहीं है और तुम रात को अकेले चले आ रहे हो। क्या करता, कोई तांगे वाला दिखा ही नहीं। खैर कैसे आना हुआ? क्या है कि हमारी कंपनी ने एक बहाली निकाली है जो सिर्फ SC/ST वालों के लिए है। कंपनी के अधिकारी से मेरी बात हो गई है, बस कागज की जरूरत है। सरपंच के बेटे का तो कल ब्याह है, ब्याह के बाद बात करेंगे। मगर गांव में तो ऐसा लग रहा है जैसे मातम छाई हुई है। कोई ढोल बाजा कुछ भी नहीं बज रहा है। आजकल गांवों में ब्याह ऐसे ही हो रहे हैं। अब तो कोई किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं रखता है। एक दूसरे से लोग डरते हैं। अपनों से कैसा डर, मैं समझा नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या पता तुम मेरे पीछे आतंकवादी से मिले हो। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? हाँ यही सच है। तुम्हें पता है मेरे जोड़ीदार बलवंत के लड़के हरदीप के साथ क्या हुआ? बस इतनी सी गलती थी कि उसने जिस लड़के से दोस्ती रखी थी वह आतंकवादियों से जाकर मिल गया था। एक रात पता नहीं वह हरदीप के घर ठहर कर चला गया था। शायद उस दिन उसे पुलिस ढूंढ रही थी और जब पुलिस को वह नहीं मिला तो बलवंत के लड़के के पीछे पड़ गए। वह तो शुक्र था कि हरदीप के मामा अमेरिका में थे तो वह अमेरिका चला गया। फिर उसके बाद वह कभी दोबारा गाँव नहीं आया। अपना देश ही उसके लिए पराया हो गया। हमारे गांव के नौजवान भी खालिस्तान चाहते हैं। नहीं, बस बेरोजगार और गरीब लोगों के दिमाग में मजहब का पाठ पढ़ाकर उन्हें अपने में शामिल कर लिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। गरीबी और भूख का कोई मजहब नहीं होता। मजहब और ईश्वर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। गरीब की गरीबी और भूखे की भूख जो मिटा दे वही उनके लिए ईश्वर है, खुदा है। इस वक्त तो हर गरीब को यह आतंकवादी ग्रुप उनके लिए भगवान लग रहा है। खैर तुम नहा लो, भोजन कर लो। कुलवंत ने सब परिवार के साथ भोजन खाया। भोजन के बाद कुलवंत का मन तो खुली छत पर सोने का था, मगर वह जानते थे अब किसी की भी खुली छत नहीं रह गई है। कमरे में सोए वह अतीत में खो गए। गांव में उसकी प्रेमिका लाजो हुआ करती थी।
वो लाजो से रात में छुप छुप कर मिला करता था, लेकिन चोर की चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जाती है। चोरी पकड़ी जाने के बाद लाजो का जल्द से जल्द ब्याह कर दिया गया था, क्योंकि लाजो ने उसे इतना कहकर ब्याह रचा लिया था कि तुम्हें मुझसे भी खूबसूरत और अच्छी लड़की मिल जाएगी। कुलवंत के घर में भी इस बात को लेकर खूब हल्ला मचा। कुलवंत के बापू ने अपने बड़े लड़के गुरदयाल को फोन कर सारी बात बताकर यह कह दिया कि इसे अपने पास ही बुला ले, नहीं तो ये गांव में बिगड़ जाएगा। उस वक्त कुलवंत 12वीं पास हो चुका था। वो ऐसा वक्त था जब गांव में बिजली नहीं होती थी। कुलवंत रात में डिबरी जलाकर पढ़ता था, देर रात तक पढ़ता ही रहता था। माँ उसे कहती, बेटा डिबरी बंद कर दे, नहीं तो तेल खत्म हो जाएगा। तू दिन में पढ़ लिया कर बेटा। उसे इस वजह से दिन में ही पढ़ना पड़ता था। उस पर उसे खेत में भी काम करना पड़ता था। इसलिए कुलवंत के बापू को लगा कि कहीं कुलवंत लड़की के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए। उसे बड़े लड़के के पास भेज दिया था। अब तो ना ही बापू रहे ना ही गुरदयाल। हाँ, तो गुरदयाल बनपुर ई स को में काम करता था। उसने कुलवंत को पास ही आई स्कूल में दाखिल करवा दिया था। कुलवंत ने सोचा था आई की पढ़ाई कर वो दोबारा पंजाब चला जाएगा, मगर सोचा हुआ कभी नहीं होता है। आई के बाद गुरदयाल ने उसका नाम रोजगार एक्सचेंज में लिखवा दिया था। आई के बाद कुलवंत के लिए 2 गाय खरीद दी थी, क्योंकि गुरदयाल का मानना था कि ईश्वर मेहनत करने वालों को ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाता है। कुलवंत सिंह सुबह उठकर गाय की सानी पानी करता था, फिर गाय को दूह कर टिफिन में दूध लेकर बाजार में बेचने निकल जाता था। मगर कुलवंत को दिल से कभी यह काम पसंद नहीं था, अर्थात उसे इस काम में मन नहीं लगता था। वह अच्छी नौकरी के प्रयास में लगा रहता था। उसने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखवा रखा ही था। एक बार हैगेट कंपनी की बहाली निकली। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ओर से इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया। इंटरव्यू में जाने से पहले बड़े भाई गुरदयाल ने उसे अच्छी तरह समझाया, साहब जो पूछे सही सही जवाब देना। साहब के सामने थोड़ा नरमी से अपनी गरीबी का रोना। दया आ गई तो नौकरी दे देगा। इंटरव्यू में साहब ने कुछ ही सवाल पूछे थे। ये बात कुलवंत ने कई बार हंसते हुए अपने बेटों को भी बताई थी। साहब ने पूछा, तुमने आई कहाँ से की है? जी बर्नपुर से। कौन से ट्रेड से की है? फिट ट्रेड से की है। घर पर कौन कौन है? साहब घर में मैं और 2 बहनें हैं, जिनका पालन पोषण मैं ही करता हूँ। क्या करते हो? साहब 2 गाय पाल रखी है। कितना दूध देती है? जी यही कोई 30-40 लीटर के आसपास। पानी शानी मिला देते होगे? कुलवंत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब थ्याड़ा बहुत करना ही पड़ता है। इस बात पर साहब हंसे। कुलवंत शाही हंस पड़ा। साहब ने पूछा, मान लो चलती हुई मशीन बंद हो जाए, उसमें तेल पानी डालना पड़े तो डाल लोगे ना? साहब मैं ठहरा फिट आदमी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस फिर क्या था। 3 महीने तक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ गया। फिर नौकरी में ऐसा मन लगा कि पंजाब वापस आ ही नहीं पाया, बंगाल में ही रह गया। सुबह काफी हो हल्ला मचने लगा था। डंगर की भी चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। कुलवंत की नींद खुल गई। तकिए के पास रखी अपनी घड़ी देखी, सुबह के 7 बज गए थे। चूंकि गांव के घरों में उन दिनों शौचालय नहीं होता था, सभी घरों के बाहर खेतों में जाया करते थे। सो कुलवंत भी बोतल में पानी लेकर नीम की तिला दांत में रगड़ते हुए खेत की तरफ निकल पड़ा। खेत की तरफ जाते वक्त उसको गांव के कई लोग मिलते गए। गांव और खेत के बीच एक रेल पटरी थी। कुलवंत पटरियों के बीच चला जा रहा था, तभी खेत में काम करते एक शख्स ने कुलवंत को जोर से आवाज दी, अरे कुलवंत। कुलवंत ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसने पास आकर कुलवंत से कहा, ओए बहन दे टके, साले पहचाना नहीं? वो सरदार ही क्या जो गाली देकर और झप्पी डालकर ना मिले। कुलवंत ने भी कहा, ओए बहन चोद सुखबीर, ये हुलिया कैसे बदल लिया? दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुलवंत ने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया, तू तो पूरा सिख बन गया। सुखबीर कुलवंत का लंगोटिया यार था। पहले सुखबीर मौन सरदार हुआ करता था, किसी फिल्मी हीरो सा दिखता था। सुखबीर भी कुलवंत की कंपनी में नौकरी करता था। वह नौकरी भी कुलवंत ने ही लगाई थी। जब कुलवंत की नई नई नौकरी हुई थी तो कुलवंत ने अपने कई जोड़ीदारों को नौकरी पर लगवाया था। दरअसल कुलवंत चाहता था, उसका पंजाब दूर है लेकिन साथी पास आ जाएंगे तो समझो अपना गांव यहीं बस गया और अपना मन भी लगा रहेगा। मगर ऐसा हो नहीं सका। सुखबीर ने एक दिन कह दिया, यार मेरा यहाँ जी नहीं लग रहा है, दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा है अपने खेत में ही मेहनत करो। उसने कुलवंत से भी गांव वापस चलने के लिए कहा था।
मगर कुलवंत का वही मन लग गया था। सुखबीर वापस चला आया था, उसी तरह बाकी जोड़ीदार भी वापस आ गए। कुलवंत ने कहा, अच्छा है, पगड़ी में भी अच्छे लग रहे हो। अब अच्छा लगूं या बुरा केश न रखता तो पंजाब में रहने कौन देता। हिंदू समझकर मार डाला गया नहीं होता। अच्छा भी है, पंजाब की रौनक तो सरदारों से ही होती है। पक्के खालसा बन गए हो तुम, ऐसा ही कुछ समझो। तुम भी खालिस्तान चाहते हो? नहीं, अचीविंग जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पंजाब एंड सिख। हिंदुओं को मारकर और लोगों को डराकर हम कभी अपनी महानता हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई सिख हिंदुओं को नहीं मार रहा, उन्हें तो समझाया जा रहा है कि वो पंजाब छोड़कर चले जाएं। मगर जाने की बजाय और इधर ही आते जा रहे हैं। बस जब लोग नहीं मान रहे हैं तो बंदूक तो उठाना पड़ेगा ही। करीब 40% सिख देश के कोने कोने में बसे हुए हैं। देश के कई गरीब इलाकों से रोजी रोटी के लिए यहाँ पंजाब आते हैं, इसलिए हम अपनी महानता इनसे अलग होकर नहीं दिखा सकते। देखो, मुस्लिमों ने अपना पाकिस्तान लिया और हिंदुओं ने अपना हिंदुस्तान लिया। अगर हम सभी सिख अपना खालिस्तान मान रहे हैं तो बुरा क्या है। 1947 में बंटवारे में आधा पंजाब पाकिस्तान चला गया, कुछ कश्मीर में समा गया, तो अब क्या अलग होगा। कुलवंत का पेट गुड़गुड़ाने लगा, प्रेशर जोर का आ गया था। उसने कहा, सुखबीर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, आज शाम का खाना मेरे घर खाना। कुलवंत अच्छा कह भागता हुआ खेतों के बीच घुस गया। खेतों के बीच से फूलोज से फायरिंग की आवाज आई। घर के आंगन में कुलवंत के बड़े भाई साहब सत्ता सिंह चारपाई में बैठकर शीशे में चेहरा देखकर पगड़ी बांध रहे थे। कुलवंत के वापस आते ही सत्ता सिंह ने कहा, कुलवंत जल्दी तैयार हो जा, सरपंच के बेटे के ब्याह में चलना है। सरपंच जी को वही बधाई दे देना और काम की भी बात वही कर लेंगे। सरपंच के घर के बाहर ढोल बाजे के बीच लड़के नाच रहे थे, लड़कियां गिद्दक पा रही थी। सरपंच जी के पास पहुंचकर कुलवंत और सत्ता ने उन्हें बधाई दी। तब तक अगुवा आकर सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, दिन के 10 बज गए हैं, बारात दिन ही वापस लानी है, जल्दी से सबको कहे बस में बैठ जाने के लिए। सरपंच ने सबको नाच गाना बंद कर बारात की तैयारी करने के लिए कहा। बस में सभी लोग बैठ गए थे। एक सरदार बस में चढ़ा और आदमी गिनने लगा। आदमी गिन उसने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, कुल 30 बंदे बैठ गए हैं, हम तो सिर्फ 14 बंदे ही बारात में ले जा सकते हैं। आगे या तो आतंकवादी रोक लेंगे या पुलिस रोक लेगी। दरअसल बात ऐसी थी कि खालिस्तान वालों का कहना था कि कोई भी लड़के वाले बारात में ज्यादा लोग लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे लड़की वालों पर खर्च बढ़ जाता है। उधर पुलिस वालों का कहना था कि बारात में आदमी कम जाए ताकि गोलीबारी में ज्यादा लोग ना मरे। कुलवंत बस से उतरकर कहने लगा, सरपंच जी, मैं रह जाता हूँ। नहीं कुलवंत जी, आप चलिए। फिर गिनती शुरू हुई। माफी मांग कर कुछ रिश्तेदारों को बस से उतर जाने के लिए कहा गया, कुछ तो खुद ही उतर गए। एक ने तो ये कह दिया, बारातियों से ज्यादा तो बैंड बाजे वाले ही हो गए, इन्हें भी कम कर लो। 10 बैंड बाजे वालों की जगह 5 कर दिए गए। सरपंच ने इस पर गुस्से से कहा, अब सारे बैंड बाजे वालों को मत उतार देना, मैं लड़के की बारात लेकर जा रहा हूँ, किसी की मैयत में नहीं जा रहा हूँ। बैंड बाजे वाले बस के ऊपर बैठ गए, बस चल पड़ी। शाम के वक्त कुलवंत सुखबीर के घर खाना खाने के लिए गया था। उसकी फूल सी बेटी दोनों को चूल्हे पर रोटियां सेक सेक कर दे रही थी। सुखबीर ने कहा, बस बेटी की शादी कोई अच्छा सा लड़का देख कर दूं। कुलवंत को सुखबीर की बेटी बहुत पसंद आई। उसका मन किया आज ही अपने बेटे जसकरण के लिए उसकी बेटी का हाथ मांग ले। मगर अभी उसे इस वक्त यह सब कहना ठीक नहीं लगा, क्योंकि पहले बेटे की नौकरी हो जाए, फिर सुखबीर से इस विषय में बात करूंगा। बात ही बात में रात के करीब 8 बज गए। कुलवंत ने कहा, चलो आप चलता हूँ। गांव पूरा सुनसान था। कुलवंत और सुखबीर पैदल चले जा रहे थे। तभी बुलेट में सवार 2 पुलिस वालों ने दोनों पर टॉर्च मारी और उनके पास आकर कहा, कौन हो तुम लोग? सुखबीर ने कहा, मैं सरदार सुखबीर सिंह, इसी गांव से। और यह कौन है तुम्हारे साथ? सरदार कुलवंत सिंह, परदेश में नौकरी करता है, इसी गांव का रहने वाला है। ठीक है, जाओ। सरकार ने तो इन्हें इतनी छूट देख रखी है कि जहां 4 युवा एक साथ खड़ा मिले एनकाउंटर कर दो। सरकार युवा पीढ़ी से डर गई है, उन्हें लगता है कि सारे युवक आतंक से जुड़े हुए हैं, ऐसा सुखबीर ने कहा। कुलवंत को घर के पास से छोड़ सुखबीर वापस चला गया। गांव आए हुए कुलवंत को सप्ताह भर हो गया था। एक दिन सरपंच ने कुलवंत को सुबह अपने घर में बुला लिया। हाथ में कागज पकड़ाते हुए कहा, लो कुलवंत, भगवान करे तुम्हारे बेटे की नौकरी हो जाए। अच्छा है जो तुम अपने गांव से बहुत दूर हो, मगर अपना गांव अपने लोग कहाँ भूल सकते हैं। वहां रहकर भी हमेशा गांव की चिंता सताती रहती है।
कौन सा गांव, किसका गांव, कैसा गांव, जहां खुली सांस ना ले सके, सुकून की रोटी ना खा सके, चैन की नींद ना सो सके, जहां खुलकर स्वतंत्रता से जी ना सके, वही अपना गांव, अपना देश है। यहाँ तो हम ऐसे तराजू में लटके हैं कि एक तरफ आतंकवादी की गोली है तो दूसरी तरफ पुलिस की गोली। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? सब कुछ सरकार का ही तो किया धरा है। वोट बैंक के लिए पहले किसी का साथ लिया, अब उसकी मांग को कैसा पूरा करे? वह भी तो अलग देश बनाकर राज करना चाहता है। खैर, हमें ये बात यही खत्म करनी चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। कुलवंत खान सता हुआ दरवाजे से बाहर निकल आया था। घर आकर वापस जाने की तैयारी करने लगा। आखिर तैयारी क्या करनी थी? जैसे 3 जोड़े कपड़े लेकर आया था वैसे ही उठाकर चल देना था। घर के बाहर तांगे वाला तांगा लेकर आ गया था। घर के बाहर घोड़ा हीन हीन की आवाज कर रहा था, रह रहकर अपना सिर भी हिला रहा था। कुलवंत ने सबसे जाने की इजाजत मांगी। बड़े भाई ने कहा, बेटे की नौकरी होने पर खत लिखना। हाँ, जरूर लिखूंगा, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। कुलवंत तागे पर बैठ गया। तागे वाले ने लगाम को खींचकर हुर हुर की आवाज लगाई और घोड़ा दौड़ पड़ा। ट्रेन में कुलवंत अपनी सीट में बैठा हुआ था। उसके आसपास सारे हिंदू बैठे दिख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो कह रहे, हाँ, ये सिखों का राज्य है, यहाँ अपनी जिंदगी की कोई निश्चिंतता नहीं है। कुलवंत ने घड़ी देखी, गाड़ी छूटने में अभी भी 15 मिनट बाकी था। प्लेटफॉर्म पर कई सारे कबूतर अचानक फड़फड़ाने लगे। ट्रेन के डिब्बे के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसने लगी। कुलवंत ने किसी की आवाज सुनी, सीट के नीचे छुप जाओ। कुलवंत और सभी लोग सीट के नीचे घुस गए। लगातार गोलियां बरसती जा रही थी। गाड़ी के डिब्बे से हृदय विदारक रोने की आवाज आ रही थी। अचानक से ट्रेन में कुछ फौजी चढ़ गए और इधर से भी फायरिंग होने लगी। डीजल इंजन धुआं छोड़ता हुआ सीटी बजाकर चल देता है। आर्मी के जवान दूसरी तरफ कूद जाते हैं। गाड़ी पटरी पर तेजी से दौड़ने लगती है। कुलवंत धीरे से सीट के नीचे से निकलता है और अपनी बेतरतीब हुई पगड़ी को सही करता हुआ खिड़की के बाहर झांकता है। पटरी में दौड़ती पहियों की आवाज के साथ अचानक खिड़कियां बंद होने की आवाज आनी शुरू हो गई थी। सबने अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर ली थी। यहाँ तक कि डिब्बे का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि ट्रेन पंजाब में ही दौड़ रही थी। ट्रेन भागती जा रही थी और कुलवंत गहरी चिंता में डूब गया। क्या वह दिन दूर नहीं जब एक और पाकिस्तान बन जाएगा? हमें भी हिंदुस्तान से खदेड़ा जाएगा। आखिर हम हिंदुस्तान के कितने टुकड़े करेंगे? आखिर कब तक हम अपने ही लोगों से अलग होकर जंग के मैदान में एक दूसरे पर गोला बारूद गिराते रहेंगे? ना जाने ऐसे कितने विचार कुलवंत के दिमाग में उमड़ घुमड़ कर रहे थे। गाड़ी पटरी में दौड़ती जा रही थी। पास बैठे एक शख्स हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। एक 50 के करीब औरत हाथों में कंठी माला लेकर कुछ जाप करने लगी थी। कुलवंत ने भी वाहे गुरु का नाम लिया और अपनी बर्थ में पैर फैलाकर चौड़ा कर सो गया। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। कई लोग दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, मगर कोई भी दरवाजा खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। स्टेशन में खड़े कई लोग ट्रेन के डिब्बे को गौर से देखने लगते हैं। डिब्बे के ऊपर गोलियों के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। आखिरकार कुलवंत ने उठकर दरवाजा खोल दिया था। ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती और अपनी रफ्तार से फिर पटरी में दौड़ने लगती थी। उन दिनों कुलवंत को पंजाब से बंगाल आने में 3 दिन का सफर तय करना पड़ता था। करीब 3 दिन बाद कुलवंत अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही कुलवंत की पत्नी के जान में जान आई थी। जब पत्नी जसबीर ने गांव पंजाब के हालात के बारे में पूछा तो कुलवंत ने इतना कहा था, सब कुछ ठीक है, बस लोग बाग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। कुलवंत नहीं चाहते थे कि पत्नी को वहां की हालत के बारे में बताया जाए। खैर, कुलवंत ब्रश लेकर दांत में रगड़ते हुए घर से बाहर आ गए। सामने उसका पड़ोसी था जो उसके साथ ही कंपनी में एक ही विभाग में काम करता था। उसने कुलवंत को देखकर कहा, उग्रवादी आ गए। दरअसल कुलवंत को उसके मित्र उसे उग्रवादी कहकर बुलाते थे। हर दिन अखबार में तथा रेडियो में पंजाब की खबर देखते थे। इसी वजह से उन दिनों कई जगह पर सरदारों को लोग मजाक से उग्रवादी कह दिया करते थे। खैर, कुलवंत सिंह कभी इस बात का गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मजाक और हकीकत का फर्क पता था। कुलवंत ने कहा, मियाँ मैं आ गया। कुलवंत का पड़ोसी निजामुद्दीन मुस्लिम था। कुलवंत उसे मियाँ कहकर पुकारता था। सही मायने में तो कंपनी में काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे को असली नाम से पुकारते ही नहीं थे, कुछ न कुछ उपनाम रख दिया जाता था। काम हो गया। हाँ, काम तो हो गया, मगर असली काम तो बाकी है। अब असली काम क्या रह गया है? बेटे की नौकरी, वह तो होना ही है। कुलवंत को कंपनी के साहब बहुत मानते थे। उनका मानना था कि सरदार मेहनती, ईमानदार, निडर होते हैं। वह किसी काम से नहीं डरते हैं।
इसलिए कुलवंत कभी कभी किसी काम को करने से मना कर देता, कहता ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो साहब का एक ही जुमला होता, अगर सरदार से नहीं होगा तो फिर यह काम किससे होगा। यही वजह थी कि बेटे की नौकरी भी हो गई। बेटे की नौकरी की खुशी में कुलवंत ने अपने सभी जोड़ीदार मुसलमान, बंगाली, बिहारी, मद्रासी साथियों को अपने घर में दावत दी थी। ये ऐसे दिन थे जब पंजाब में बहुत कुछ घट रहा था। तभी हिंदुओं को बस से उतार कर मारा जा रहा था, तभी कई पुलिस वाले मारे जा रहे थे, पुलिस के हाथों भी आतंकवादी मारे जा रहे थे, तभी पुलिस के हाथों बेगुनाहों का एनकाउंटर किया जा रहा था। अपने बेटे की नौकरी की खबर पत्र द्वारा पंजाब भेज दी थी। कुलवंत खाना खाकर दोपहर को सोने जा रहा था, तभी पोस्टमैन ने आवाज दी, पोस्टमैन। कुलवंत को रजिस्ट्री देकर चला गया। पत्र कुलवंत के बड़े भाई का था। कुलवंत पत्र पढ़ने लगा। पत्र पंजाबी में लिखी हुई थी। बेटे की नौकरी की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब जल्द से जल्द इसका ब्याह कर दो। एक बहुत दुख की खबर भी है, हम लोगों का सुखबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस वालों ने उसे आतंकी बोल एनकाउंटर कर दिया है। पंजाब के हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। खैर तुम अपना ख्याल रखना, बेटी को मेरा प्यार देना। पत्र पढ़ते ही कुलवंत की आंखें आंसू से भर गई थी। समय बीतता गया। पंजाब में उन दिनों बहुत कुछ घट रहा था। ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे, पंजाब में अपने लोगों की चिंता कुलवंत को परेशान करने लगी थी। 6 जून 1984 की सुबह हर सिखों के लिए बहुत ही निराशा भरा दिन था। दरबार साहिब में खालिस्तानियों का खात्मा करने के लिए उसका घेराव किया गया। इससे कई निर्दोषों की जान चली गई। इससे पहले कि आर्मी वाले आम जनता को कुछ कह पाते, गोलियां चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते सब कुछ खत्म कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 की शाम इस देश के लिए बेहद निराशा और अशांति का दिन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनके ही सिख बॉडीगार्डों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। तत्काल ही पूरे देश में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। उस दिन कुलवंत घर पर रेडियो सुन रहा था। बेटा कंपनी गया हुआ था। कुलवंत की पत्नी डर गई। कुलवंत यह सब सुन अपने बेटे को कंपनी लेने जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन पत्नी ने उन्हें रोक लिया। आखिर बाहर उन्हें भी तो खतरा था। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कुलवंत ने पूछा, कौन? मैं निजामुद्दीन। कुलवंत ने दरवाजा खोल दिया। निजामुद्दीन अपनी लाइसेंसी बंदूक टांगे अंदर घुस गया। चारों ओर सिखों को मारा जा रहा है। उनकी दुकान और घर जलाए जा रहे हैं। पास की सरदार के ढाबे को जला दिया गया है। मगर कुलवंत तू चिंता ना कर, एक एक बहनचौथ को उड़ा दूंगा। मुझे अपनी नहीं अपने बेटे की चिंता है। तुम चिंता मत करो, कंपनी में उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। देख कुलवंत, जिन हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए गुरु नानक देव ने सिख धर्म बनाया, आज वही हिंदू सिखों के खून से नहा रहे हैं। आज तो कोई मुस्लिम उन्हें नहीं मार रहा है। नहीं मेरे दोस्त, आज कोई मजहब नहीं मार रहा, न मुस्लिम न हिंदू। आज कुछ असामाजिक लोग हैं जो राजनीति का चोला पहनकर लूट रहे हैं, मार रहे हैं। उस रात कुलवंत का बेटा जसकरण वापस नहीं आया। निजामुद्दीन ने कहा, हो सकता है उसने कहीं शरण ली हो, माहौल ठंडा होने पर आ जाएगा। लेकिन जसकरण कभी नहीं आया। कुलवंत अपने बेटे की तलाश के लिए खूब भटका, मगर वह कहीं नहीं मिला। लोगों का कहना था दंगाई लोगों ने उसे मार कर जिंदा जला दिया होगा, या फिर हो सकता है कि कंपनी में ही आग की भट्टी में फेंक दिया होगा। गुस्साए लोगों ने उसके जिस्म का पीस पीस कर दिया होगा। एक दिन कुलवंत के पास उसके मित्र अफसोस जताने आए थे। कुलवंत ने बस इतना भर कहा था, अगर पंजाब में हिंदुओं को मारने वाले सिख आतंकवादी थे तो ये कौन थे जिन्होंने मासूम लाचार लोगों की जान ली है। कहते हैं कुछ दिनों के बाद कुलवंत बिना किसी से कुछ कहे वहां से चला गया। लोगों का कहना है कुलवंत गुस्से से पंजाब चला गया और खालिस्तानियों से मिलकर उग्रवादी बनकर हिंदुओं को मारने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी पत्नी हिंदुओं से डर गई थी। जैसे उसने अपना बेटा खो दिया था, वैसे अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ बेचकर पंजाब अपने मुल्क चली गई थी। लेकिन अभी अभी कुछ लोगों का कहना है कि कुलवंत को दिल्ली के जंतर मंतर में दंगा में पीड़ित सिखों के परिजनों के बीच आई वॉन्ट जस्टिस का बोर्ड लगाए बैठा देखा गया है।